बास तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी है कि वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दें। बीसीसीआई के इस फैसले पर जो है एहतजाज करने वाली तंजीमों ने मसरत का इजहार किया, तो वहीं दूसरी जानिब कई सियासी जमातों के साथ साथ साबिक क्रिकेटर्स ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करने का हक फ्रेंचाइजीज को होता है, ताहम नीलामी होने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त बीसीसीआई खुद तैयार करती है, इसलिए इस मामले में शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाना गलत है। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई, तमाम तरह की बयानबाजियां जारी है। मुंबई से मुंसिफ टीवी के सीनियर नुमाइंदे अमजद इस वक्त बराह रास्त फोन कॉल पर मौजूद है। इस पूरे मामले पर अमजद का रुख भी जाने का। अमजद, महाराष्ट्र में बहुत बयानबाजी हुई, दरअसल शाहरुख खान को देश का गद्दार करार दिया गया और उसके बाद अब दबाव में बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा। महाराष्ट्र की सियासत पर किस तरह की हलचल इस फैसले के बाद? बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है रहमान के खिलाफ, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर है उसके खिलाफ जो है एक बड़ा फैसला लिया उन्होंने। और उनका साफ तौर पे लगातार देख रहे थे कि जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं शाहरुख खान को जो है गद्दार भी साबित कर दिया गया। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कलकत्ता नाइट राइडर को कहा है कि जो रहमान है उससे कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया जाए। ये तमाम कवायद जो है वो लगातार देखने को नजर आ रही थी। उसके साथ साथ अगर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से रहमान को निकाला गया बांग्लादेश के क्रिकेटर को, सियासी बयानबाजी भी उसके बाद लगातार खूब ज्यादा तेज हो गई। उसके बाद ये भी कहा गया अगर बांग्लादेश को जो क्रिकेट की टीम है, क्या इंडिया जो है बांग्लादेश जाके क्रिकेट नहीं खेलेगी। अभी वर्ल्ड कप मैच होने वाले हैं फरवरी और मार्च के महीने में, क्या उसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो पाएगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके साथ साथ लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी या महागठबंधन की बात कर ले, तमाम लीडरान का सपोर्ट शाहरुख खान को भी मिला है और बीसीसीआई के इस फैसले पर खुलकर महाविकास आघाड़ी के लीडरान बात कर रहे हैं। महायुति इस फैसले पर मुसर्रत यानी खुशी का इजहार कर रही है। क्या ये पूरा जो फैसला है वो राजनीतिक शक्ल इख्तियार कर गया और बीएमसी इंतखाबात मुंबई, क्या वहां इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर भी देखिए तमाम जो जब भी चुनाव होता है, अगर मुंबई के अंदर बीएमसी नगर पालिका का चुनाव है, 70,000 करोड़ से ज्यादा की बीएमसी है, उसका कहीं ना कहीं मुद्दा जो है यहाँ पर भी उठता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी उसकी चर्चा जो है लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ सियासी बयानबाजी भी लगातार खूब तेज हो रही है। यहाँ पर एक शाहरुख खान को टारगेट करना, एक बड़ा नाम को टारगेट करना, तो सभी ये जानते हैं कि शाहरुख खान को टारगेट करना तो लेमलाइट में भी आना है। तमाम सियासी पार्टी जो है इस तरीके के बयान जो है विपक्ष फेवर में भी दे रही है और उसके खिलाफ भी दे रही है। दोनों ही पार्टियां ये भली बात जानती है कि दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को लेके कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो हमसे छटके नहीं। इसके लिए तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी चीज अमजद ये भी है, जाहिर तौर पर इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो इसकी इब्तिदा तब होती है जब बीसीसीआई 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल करती है, उसमें से एक मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन बीसीसीआई को लेकर, जयशाह को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे। दूसरा बड़ा मामला यह भी है, शाहरुख खान ऑनर है केकेआर के, लेकिन को ऑनर जूही चावला भी है, उनको लेकर बातचीत नहीं की जा रही है। और तीसरा बड़ा इशू जो आपने भी यहां पर उठाया, जाहिर तौर पर बांग्लादेश की पूरी टीम फरवरी यानी अगले ही महीने में वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगी। अब तमाम ये 3 जो मामले हैं, इनको देखते हुए बीसीसीआई का ये फैसला कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है क्रिकेट का। आपने ठीक कहा कि बीसीसीआई का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए ना कि जब बीसीसीआई ही चयन करता, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं उनका चयन करती है, उनको ही ऑक्शन में लेके आती है कि ये तमाम जो खिलाड़ी ऑक्शन के लिए आए हैं, जो भी फ्रेंचाइजी है इनको खरीदा जाए। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई सबसे पहला पॉइंट होता है बीसीसीआई का, उसके बाद फ्रेंचाइजी जो है वो खरीदती है। इसके अंदर सिर्फ केकेआर को टारगेट करना, उसके बाद शाहरुख खान को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं एक सियासी एक दावपेच का बीएमसी चुनाव को लेके भी एक कमेटी को टारगेट किया जाए, शाहरुख खान को टारगेट किया जाए। उसके बाद जो है यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो अभी से शुरुआत जो है उसकी कर दी गई है। उसके साथ साथ आप ये देखिए ना, विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहा है, अगर रहमान की बात कर रहे हैं तो शेख हसीना की बात क्यों नहीं करते कि शेख हसीना जो है काफी टाइम से जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान में रह रही है, तो उसे भी कहीं ना कहीं जो है बाहर निकालना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही है। अगर जब जुल्म हो रहा है तो वहां पर जुल्म की बात लगातार तमाम लोग संगठन जो है
वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सी सियासी पार्टी ने ये भी कहा कि बांग्लादेश के अंदर जुल्म हो रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान के ऊपर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी जो धार्मिक भावना के आहत करते हुए और जो जुल्म हो रहे हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आवाज उठनी चाहिए। तो ये तमाम सियासी पार्टी देखिए बिल्कुल पूरे मामले को राजनीतिक एंगल दरअसल दे दिया गया है, क्योंकि केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, बंगाल में इलेक्शन है, बीएमसी इंतखाबात, इसलिए शाहरुख खान पर लगातार वो तंज कसना और शेख हसीना और तस्लीमा नसरीन ये हिंदुस्तान में रह रही, उनको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, तफसीलात के लिए बढ़ अब खबरों की जानिब आके। बीजेपी लीडर संगीत सोम की जानिब से आईपीएल में बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की शमूलियत पर बीसीसीआई के साबिक सदर जय शाह को तनकीद का निशाना बनाने पर कांग्रेस तर्जुमान अतुल लोंडे पाटिल ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि संगीत सोम को जब से इंतखाबात में शिकस्त हुई वो अमित शाह से नाराज है, क्योंकि वो शिकस्त के बाद समझ गए थे अमित शाह ने उनकी मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई। अब वो अमित शाह पर बराह रास्त तौर पर तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए वो जय शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पूरा बीसीसीआई जय शाह के हाथों में है। कांग्रेस लीडर ने इस दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फडणवीस इंतखाबात के लिए जितनी जल्दी अपना रंग बदलते हैं उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस सोम ने जब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हारा है, तब से वो टारगेट जो है वो अमित शाह को इनडायरेक्टली कर रहा है। ये तीर जो था उसका, वो तीर जय शाह के खिलाफ था, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, इसलिए वो शाहरुख खान का नाम ले रहा था। नहीं तो बीसीसीआई तो वैसे भी जय शाह कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आने कैसे दिया? जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है जिस देश में, उस देश का प्लेयर इन्होंने आने कैसे दिया? उसका बिडिंग कैसे हुआ? उसकी नीलामी कैसे हुई? पाकिस्तान के साथ खेलेंगे ये लोग और कहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। आपका बेटा ही अध्यक्ष है आईसीसी का, आप ही सब कंट्रोल करते हो बीसीसीआई को, लेकिन आपको पाकिस्तान के साथ खेलना है क्योंकि पैसा मिलता है। देश के स्वाभिमान के साथ कुछ नहीं। जो देश के साथ लड़ाई करता है, आतंकी भेजता है, वो सब आपको करना है। टीएमसी लीडर और टीम इंडिया के साबिक खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में शामिल करने के मसले पर शाहरुख खान को गद्दार कहने वालों पर शदीद तनकीद की। कीर्ति आजाद ने कहा कि खिलाड़ियों की फहरिस्त तो बीसीसीआई ने बनाई थी, जिसमें 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रखा गया था। इसमें शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को हासिल किया। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं, क्योंकि तमाम मामला बीसीसीआई के हाथों में होते हैं। जो पूल बना था उसकी लिस्ट किसने तैयार की थी? लिस्ट तो बीसीसीआई ने तैयार किया था, और उसके अंदर 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, किसी को नहीं उठाया गया। और लिस्ट था तो केकेआर ने उठाया, और वहां कोई बैठ करके शाहरुख खान तो नहीं उठा रहे थे। लिस्ट में तो बीसीसीआई ने दिया था ना, तो जब बीसीसीआई ने लिस्ट में दिया तो फिर कोई भी उठा सकता है। और इनके पास बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी, तो इन्होंने मुस्तफिर को उठाया। मुस्तफिर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 96 विकेट 90 मैचेस में यहां लिए हुए आईपीएल में, अच्छे रिकॉर्ड 8.13 का उसका एवरेज है। मैं पढ़ रहा था सारा कुछ, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करते हैं। पहली बात, जब रिश्ते नहीं बांग्लादेश से ठीक हैं, तो फिर आपने उनको लिस्ट में क्यों डाला? और लिस्ट में डाला और जब एक बार पिक हो गया तो फिर आप अब उसको कह रहे हैं आप खुद निकालिए ना। केकेआर क्यों निकालेगा? आप हैं निकालने वाले, आपने जमा कराया था, आप बोलिए कि ये निकाल रहे हैं इसको, आप किसी और को चूज करो। कमाल की बात है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय जब इंडियन टीम खेल रही थी तो पाकिस्तान के विरुद्ध कहा कि हाथ मत मिलाओ, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पे लोगों ने खड़ी कर दी। और वहीं अभी एस जयशंकर जो अपने देश के विदेश मंत्री हैं, वह खालिदा जिया के क्रिमेशन पर गए थे, उनके अंतिम संस्कार पर। इस दौरान कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने भी शाहरुख खान के खिलाफ नफरतअंगेज बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुसैन दिलवाई ने कहा कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की शिरकत बीसीसीआई और जय शाह की मंजूरी से होती है, इसलिए पहले जय शाह को मुल्क का गद्दार कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। आईसीसी के प्रमुख कौन है? जय शाह। तो शाहरुख खान को देशद्रोही बोलते हो, तो इसको ये जय शाह कौन है? पहले जय शाह को देशद्रोही बोलिए ना। वो सब टीम जब चुनी जाती है तो पूरी टीम चुनने का काम शाहरुख खान नहीं करता, अलग उसकी अलग अलग तरीके होते हैं, उससे वो चुनी जाती है। उनको शाहरुख खान को मालूम भी नहीं होगा कि ये बांग्लादेशी है या कौन सा है।
ये इस तरह की बातें करके यहाँ मुसलमानों के खिलाफ वातावरण करने का जो चला है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये बोलूंगा बांग्लादेश में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसका क्या, इसका पहले जवाब दे दो। यहाँ पर एमआईएम के साबिक एमएलए वारिस पठान ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालने पर अपने रद्दमल का इजहार किया। वारिस पठान ने कहा कि बीसीसीआई की मंजूरी से ही मुस्तफिजुर रहमान को शामिल होने दिया गया। उन्होंने कहा कि हम पहले ही इस तरह के वाकयात पर नाराजगी जाहिर कर चुके थे। मजलिस लीडर ने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की भी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए, ताहम उसके बावजूद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह हिकमत अमली बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाली म्युनिसिपल इंतखाबात से पहले बीजेपी और मायावती इत्तेहाद के शराकतदारों ने बिला मुकाबला 68 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसमें अकेले बीजेपी के 44 नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना के 22 और नायब वज़ीर आला अजित पवार के उम्मीदवार शामिल हैं। इस दौरान रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारों से उन इलाकों के रिपोर्ट तलब की है जहां हुक्मरान जमात के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तहकीकात करने का फैसला किया है कि आया मुखालिफ उम्मीदवारों पर बिला मुकाबला इंतखाबात को महफूज बनाने और अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दबाव डाला गया या कोई पेशकश की गई। जुमे को महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने जुमा की शाम देर गए कहा कि बीजेपी और मायावती के 68 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जो म्युनिसिपल इंतखाबात में पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और मकबूलियत को जाहिर करता है। उधर दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में बिला मुकाबला जीतने के हवाले से संगीन इल्जाम आयद किए हैं। तो इस दौरान शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने बीएमसी इंतखाबात से कबल मायावती इत्तेहाद के शराकतदारों की जानिब से 68 सीटों पर बिला मुकाबला जीत पर अपना रद्दमल जाहिर किया। राउत ने कहा कि मुल्क की इंतखाबी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इतने ज्यादा तादाद में लोग बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हुए। संजय राउत ने अजित पवार और बीजेपी की जानिब से एक दूसरे पर आयद किए जा रहे इल्जामात पर भी अपना रद्दमल जाहिर किया। बात ऐसी है, देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे, वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के थाने में वाक़ रिहाइशगाह पर बिना मुकाबला मुंतखब होने वाले 7 उम्मीदवारों ने मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि थाने में इलेक्शन लड़ने से पहले ही शिवसेना के कारपोरेटर्स का बिला मुकाबला मुंतखब होना अच्छी बात है। उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली खवातीन से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब अवाम की खिदमत में मसरूफ रहेंगी। वाज़ेह रहे कि कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के कई कॉरपोरेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने तवक्को का इजहार किया है कि थाने में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के 100 से ज्यादा कॉरपोरेटर्स मुंतखब होंगे। आज कारपोरेशन ठाणे महापालिका चुनाव में हमारे 7 लोग निर्विरोध चुनकर आए हैं। उसमें हमारी लाडली बहना 6 है। ये लाडली बहना ने चमत्कार किया है विधानसभा में। ये महापालिका चुनाव में भी यही चमत्कार होगा। ठाणे में है, कल्याण डोंबिवली में है, जळगाव में है, कई जगह पर शिवसेना भाजपा के कई लोग यहाँ पर बिन विरोध जो निर्विरोध है अनअपोज चुनकर आए। ये काम बीएमसी इंतखाबात से कबल अजित पवार ग्रुप और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि अगर कल किसी के खिलाफ जुर्म दर्ज होता है तो क्या वो शख्स उस पर जुर्म साबित होने से पहले ही मुजरिम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर भी 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया गया था। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझ पर ये इल्जामात लगाए थे आज मेरे साथ हैं या नहीं। मला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना,
जल्दी केलं तर सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आएगा इस दौरान शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और बीजेपी की जानिब से एक दूसरे पर जारी इल्जामात तराशियों पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। आनंद दुबे ने कहा कि नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नाहनगर म्यूनसिपल इंतखाबात में मुजरिमाना पस मंजर वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम हैं। पवार ने कहा कि खुद उन पर भी 70,000 करोड़ रुपए के आबपाशी घोटाले का इल्ज़ाम है, लेकिन आज हम उनके साथ वजीर हैं। अजीत दादा पवार जो कह रहे हैं बस उसके लिए इतना ही है कि दूध सी सफेदी भ्रष्टाचारियों को आए, अगर वो भाजपा में घुल मिल जाएं। ये है नई भाजपा। ये कहती है अपराधी करो, भ्रष्टाचार करो, चाहे जो करो, असंवैधानिक काम करो, लेकिन हमारे दल में आ जाओ, स्वच्छ और निर्मल हो जाओ। वही अजीत दादा पवार भी कह रहे हैं कि बताइए जो हम पर आरोप लगाते थे आज उन्हीं के मंत्रिमंडल में हम मंत्री हैं, आज वो हमारे साथ है। तो जो बाकी अपराधियों को हमने टिकट दिया है पिंपरी से, पुणे से, चिचोड़ से, वो बेचारे अपराधी हैं तो क्या हुआ, वो कल निर्मल हो जाएंगे, चुनाव जीत जे आएंगे, उनका सत्कार हो। आम आदमी पार्टी मुंबई की सदर प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि बीएमसी इंतखाबात में हमारे 63 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत के कई रहनुमा मुंबई का दौरा करेंगे, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर आतिशी ने हाल ही में दौरा किया था। उन्होंने कहा कि आज मनीष सिसोदिया हमारे कारकुनान को तरबियत देने और अपने उम्मीदवारों को रहनुमाई फराहम करने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुंबई में 2014 के बाद कोई हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने जमीन पे बहुत सेवा की है। अपने अपने वार्ड में उन्होंने काम किए हैं, लोगों के सफाई करवाई है, टॉयलेट्स बनवाए हैं, बहुत मेहनत की है बिना किसी सत्ता में हुए। तो महाराष्ट्र के पहली खातून डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला हिंदुस्तानी पुलिस सर्विस में 37 साल से ज्यादा की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर्ड हो गई। शुक्ला को सीनियर अफसरान की मौजूदगी में पुलिस ग्राउंड में मुनक्किदा अलविदाई तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। शुक्ला ने अलविदाई तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 37.5 साल के सर्विस के बाद इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर्ड में हो रही हूं। उन्होंने कहा कि आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुक्ला ने कहा कि हर एक ने महाराष्ट्र पुलिस को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए एक टीम के तौर पर काम किया। आज 37.5 वर्षों की सेवा के बाद मैं भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हूँ। ये बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सीखा है और एक टीम ने मिलकर महाराष्ट्र पुलिस को ऊंचाइयों पर लेके आए। जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नजर जालना शहर का माहौल गरमाया हुआ है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में एमआईएम ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनकी तशहीर के लिए एमआईएम के रियासती सदर और इम्तियाज जलील ने शहर के रजा चौक पर एक रैली निकाली। इस मौके पर इम्तियाज जलील हिजाब के मामले पर जारहाना नजर आए। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर कोई हमारी लड़कियों को छुएगा तो वो उनके हाथ तोड़ देंगे। इम्तियाज जलील ने यह भी बताया कि एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी 8 तारीख के बाद जालना में मीटिंग करेंगे। आज से 10 साल पहले जब महानगर पालिका का इलेक्शन औरंगाबाद में आया तो 26 कॉर्पोरेटर्स मजलिस ने चुनकर लेकर आई। अब पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए, पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए और कोशिश यही चल रही है कि इनके नहीं आना चाहिए, किसी के भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन मजलिस के नहीं आना चाहिए। औरंगाबाद में एमआईएम के नाराज पार्टी कारकुनान से इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर मुझसे किसी को कोई नाराजगी हो तो मैं सर झुकाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो भी फैसले होते हैं वो पार्टी को मजबूत करने के लिए होते हैं। देखिए, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही है साहब। मुझे असद साहब ने एक जिम्मेदारी दी है। अगर मेरे से अगर किसी की नाराजगी है, मैं अपना सर झुकाकर उनके पेट में मुंडी डालने के लिए तैयार हूँ। उसमें इम्तियाज जलील छोटा नहीं होगा साहब उसमें, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो मजलिस को आगे लेके जाने का है।
और मैं जैसा आपको ये बताया हूँ उसमें कि जितने भी नाराज लोग हैं, मैं उनको कतई ये नहीं मान रहा हूँ कि वो मजलिस के बाहर है करके। वो पहले भी मजलिसी थे और कट्टर मजलिसी थे, आज भी जिला जलगांव के पिछोरा अराकीन की अलफबरदारी की तकरीब आज मुनक़िद की गई। यह तकरीब परिषद के अहाते में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, इंतज़ामी और अवामी सतह पर नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में होने वाले इंतखाबात में शिंदे ग्रुप ने अक्सरियत हासिल की थी, जबकि मौजूदा MLA किशोर पाटिल की अहलिया समिता पाटिल ने मेयर के ओहदे के लिए कामयाबी हासिल की। उनकी कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनान और हामियों में जोश खरोश का माहौल देखने में आया। अलफबरदारी की इस तकरीब में परिषद के तमाम मुंतखब कॉरपोरेटर्स ने अपने ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के सरपरस्त वजीर राव पाटिल खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। मेरे पापा सलीम शेख पहले से ही इसमें राजकारण में है। अब मुझे मौका मिला है राजकारण में इलेक्शन में आने का, मुझे पद मिला और मैं जीत भी गई। अच्छे लीड से जीत हासिल हुई। मैं युवा हूँ, मेरी उम्र सबसे कम है, लेकिन मैं ऐसा सोचती कि युवाओं की सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एनसीपी लीडर सना मलिक शेख ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ग्रोक चैटबोट में खवातीन की बिगड़ती हुई तस्वीरों को बंद करने के लिए दी गई हिदायत पर अपना रद्दअमल का इजहार किया। सना मलिक शेख ने कहा कि AI की मदद से अगर इस तरह की गलत हरकतें की जा रही है तो अवलीन तौर पर वो गलत है, उसको रोका जाना चाहिए, फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल AI का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एलोन मस्क को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। का एक AI के माध्यम से जो हमें सभी जानकारी मिलती थी, अगर इस तरीके का गलत उपयोग किया जा रहा होगा तो एलोन मस्क को इसको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेके, क्योंकि जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का वापर हो रहा है, टेक्नोलॉजी का वापर अकोला शहर में पेश आई सनसनीखेज कत्ल से पूरे इलाके में खौफ और राज फैल गया है। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ जो कत्ल के अंजाम तक जा पहुंचा, जबकि मुकामी तौर पर उनके ताल्लुकात के बारे में कयास आराइयां लगाई जा रही है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि कोई सरकारी नतीजा अखज़ नहीं किया गया है और उसकी मुकम्मल तहकीकात अभी की जा रही है। ये वाक़या जुमेरात की रात शहर के मोती उम्र इलाके में पेश आया था। मकतूल की शिनाख्त अमोल के तौर पर की गई है, जबकि उसके दोस्त नितिश अरुण जंजाल को सिविल लाइंस पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है। शोलापुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी। शुमाली कोर्ट मैदान में तमाम जमातों के उम्मीदवार बड़ी तादाद में जमा थे, जिनमें से कुछ ने आज़ाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इस इंतखाबी माहौल में डिवीज़न नंबर 2 के रहने वाले बाला साहेब सरूर के कत्ल, उनका भी दरअसल वहां पर सरवदे का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह कत्ल इलेक्शन से मुतालिक मामले में हुआ है। पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर जाकर सूरत हाल को पुरसुकून किया और मुतवफ़्फ़ी को शोलापुर के अस्पताल मुंतकिल किया। कत्ल की तहकीकात करने वाली पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को फिलहाल हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के उदगीर शहर के डिवीज़न नंबर 20 में एक बार फिर इंतजामी लापरवाही की जिंदा मिसाल देखने को मिली। यहाँ ना कोई सड़क है, ना कोई महफूज रास्ता और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई हमदर्दी। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि 2 जनवरी को एक मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आने वाले लोगों को लाश को कंधों पर उठाकर रेलवे लाइन उबूर करना पड़ा। इस मंजर ने हर हसास शख्स को चौंका दिया, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। मकामी बाशिंदों का इल्जाम है कि वो बरसों से सड़क की तामीर के लिए इल्तिजा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है।